हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं मिस्टर डेविल के मिस्टर डेविल मुस्कान शुक्ला द्वारा लिखी हुई कहानी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो यार लाइक कर दिया कीजिए ना। लाइक करने में क्या जाता है, मानती हूँ कमेंट करने में थोड़ा आप लोगों का टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो लाइक तो कर ही सकते हैं ना। अब इतनी भी क्या कंजूसी है लाइक करने में। चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना अभ्युदय यारा पर नाराज हो जाता है और उसे कोई काम पकड़ाता है जो कि उसकी सजा होती है। अभ्युदय के घूरने पर सभी लोग स्टडी रूम से भाग जाते हैं। जैसे ही अभ्या बाहर जाने को होती है, अभ्युदय उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। अब आगे। जैसे ही अभ्या बाहर जाने को हुई, अभ्युदय ने उसको अपनी तरफ खींचा और उसे दीवार से लगा दिया और अपने दूसरे हाथ से दरवाज़ा बंद करके उसके होठों पर झुक गया। अभ्या एक पल के लिए हैरान हो गई, मगर अगले ही पल उसके एहसास को महसूस कर उसकी आंखें बंद हो गई और वो पूरी तरह से उसका साथ दे रही थी। कुछ पल यूं ही दोनों एक दूसरे में खोए रहे और उसके बाद अभ्युदय ने उसे खुद से अलग किया और उसे अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर गहरी सांस लेने लगा। अभ्या ने भी अब उसकी कमर के इर्द गिर्द अपनी बाजू लपेट दी। 2 मिनट बाद दोनों नॉर्मल हुए और दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। अभ्युदय ने एक पल को उसकी तरफ देखा, फिर दोबारा स्टडी टेबल की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद उसने अपना झुका हुआ सिर उठाया और थोड़ी देर बाद खुद को नॉर्मल कर सवाल किया, आपने यारा को क्या पनिशमेंट दी? जो वो टेबल पर रखी कोई फाइल पढ़ा था, एकदम से उसकी ओर देखा, फिर अपने सदाबहार एक्सप्रेशन के साथ बोला, बस ऐसे ही, इस बारे में मत सोचिए और नीचे जाइए, मैं बस आ रहा हूँ। उसने कुछ बोलना चाहा, मगर तभी अभ्युदय का फ़ोन बजने लगा और वो वहाँ से चली गई। इधर सभी लोग यारा को घेर कर खड़े थे और अभिलाष की नज़र उसके हाथ में पकड़ी फाइल पर थी। सभी लोग उससे सवाल कर रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल चुप थी। उसके चेहरे की गंभीरता साफ बता रही थी कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तभी अभ्या नीचे आई और सभी उसकी ओर देखने लगे। वीर, क्या हुआ योर हाइनेस? यारा इतनी खामोश और गंभीर क्यों है? अभ्या, मुझे नहीं पता, इनकी बातों से कुछ खास समझ नहीं आया और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। एक बार फिर उन लोगों की नज़र यारा पर गई और अब की बार अभिलाष ने फाइल की ओर देखकर गंभीरता से पूछा, कोई मिशन है? उसने एक गहरी सांस भरकर जवाब दिया, हाँ, कल पार्टी के बाद निकलना है और इससे ज़्यादा मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। इट्स कॉन्फिडेंशियल। अब की बार किसी ने भी कोई सवाल नहीं किया और वो वहाँ से अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद गंभीर माहौल को देखकर वीर बोला, जस्ट चिल यार, ज़्यादा मत सोचो, हम सबका काम ही ऐसा है, हम हर बात सबको नहीं बता सकते, इसलिए ये सब छोड़ो और 10 मिनट के अंदर डाइनिंग टेबल पर मिलो, कल को लेकर कुछ डिस्कशन करना है। सभी उसकी बात से सहमत हो गए और चेंज करने के लिए अपने कमरे में चले गए। अभिलाष यारा के कमरे की ओर बढ़ गया और कुणाल, जैक वीर को देखने लगे। कुणाल, किसी को मिशन के बारे में कोई आइडिया? जैक ने नाम में सिर हिला दिया और वो वीर की ओर देखने लगा। वीर के चेहरे पर गंभीरता थी और उसने माथे पर अंगूठा खुजलाते हुए बोला, पक्के तौर पर तो नहीं, पर शायद एक मसला था जिसे वो काफ़ी समय से अवॉइड कर रहा था, पर अब लगता है कि उसने उसके लिए कैंडिडेट चुन लिया था, इसलिए उसने किसी को भी इन्वॉल्व नहीं किया। उसको गंभीर देख वे दोनों समझ गए कि मिशन वाकई काफ़ी डेंजरस है। कुणाल, पर क्या उसका अकेले सब कुछ हैंडल करना आसान होगा? हमें में से कोई उसे ज्वाइन नहीं कर सकता? दोनों ने उसकी ओर देखा और उसके कुछ बोलने से पहले ही पीछे से आवाज़ आई, बिल्कुल भी नहीं, ईरा के अलावा कोई और मिशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। उन लोगों ने पलटकर देखा तो अभ्युदय नीचे आ रहा था। उसको देखकर तीनों ने एक दूसरे को देखा। तब तक वो उसके पास आया और गंभीरता से बोला, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया। उसकी गंभीर आवाज़ को सुनकर भी वीर खुद को रोक नहीं पाया और कुछ परेशान होकर कहा, हम तुम्हारे फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे हैं,
लेकिन बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि क्या इन सब में यारा शेफ रहेगी? तुम जो जानते हो कि हमारे काम में कितना खतरा रहता है, उसके बावजूद तुम उसे अकेले मिशन पर भेज रहे हो। इसकी क्या गारंटी है कि वो सही सलामत वापस आएगी? अभ्युदय ने ब्लैक एक्सप्रेशन के साथ बोला। तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि इसके अलावा कोई और गया तो वही सही सलामत वापस आएगा? बोलो। वीर उसकी बात का जवाब नहीं दे पाया और इधर उधर देखने लगा। अब की बार उसके डार्क एक्सप्रेशन के साथ कहा, वीर, एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, हमारे काम में सभी लोग एक जैसे होते हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब बराबर है। अब की बार जैक बोला, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, पर फिर भी मुझे नहीं लगता उसका अकेले जाना सही है। अभ्युदय, मुझे इरा पर भरोसा है, वो इस काबिल है कि अकेले सब कुछ संभाल सकती है। कुणाल, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, मगर फिर भी उसकी सेफ्टी का क्या? अभ्युदय, उसकी चिंता में तुम लोग ये भूल रहे हो कि वो एक काबिल शूटर है। उसके बावजूद भी तुम सब लोगों को उसकी काबिलियत पर शक है। यारा अभिलाष के साथ पीछे खड़ी उन लोगों की बातें सुन रही थी। अभ्युदय की बात सुन उसके होठों पर गर्व भरी मुस्कान आ गई और अब की बार वो आगे आकर बोली, आई नो आप लोगों को मेरी चिंता है, पर ट्रस्ट में मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ और खुद का भी ध्यान रख सकती हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अकेले ही इस मिशन पर जाना चाहती हूँ। वीर, हमें भी तुम पर भरोसा है, बस तुम्हारी चिंता थी, इसलिए खैर ऑल द बेस्ट। वो मुस्कुराए और उसके बाद सभी लोग डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गए। तब तक बाकी सब लोगों ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। बातों का सिलसिला शुरू हुआ और सब वीर की बातें सुनने लगे। वह उन लोगों को कल पार्टी के बारे में बता रहा था। काफ़ी देर तक सिलसिला यूं ही चला रहा। उसके बाद सब कुछ फाइनल होने के बाद सभी अपने कमरे में आराम करने चले गए। अभ्युदय का फ़ोन एक बार फिर बजा और अब की बार रणधीर राणा की कॉल थी। अभ्युदय ने 2 पल तक फ़ोन को घूरा और उसके बाद बाहर गार्डन की तरफ चला गया। अगली सुबह पूरे मेंशन में चहल पहल का माहौल था। वीर लिविंग एरिया के सोफे पर बैठा जोर जोर से आवाज़ लगाकर बॉडीगार्ड और सर्वेंट को काम करने को कह रहा था। उसके बगल में आयशा नोटपैड और पेन लिए बैठी हुई थी और बीच बीच में वीरू से कुछ कह रहा था और वो उसे नोट करती जा रही थी। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पूरे मेंशन में गूंज रही थी। लिविंग एरिया में यहाँ से वहाँ बॉडीगार्ड और सर्वेंट दौड़ दौड़कर काम कर रहे थे और वीर उन पर पूरा ध्यान दे रहा था। जरा सा भी इधर उधर होने पर वो चिल्लाने लग रहा था। अभया कमरे में आईने के सामने खड़ी आंखों में काजल लगा रही थी जब बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अभ्युदय बाहर आया। तभी उन दोनों के कानों में वीर की आवाज़ पड़ी, जो जोर से चिल्ला रहा था। अभ्युदय ने टॉवल को सोफे पर फेंका और आईने के सामने खड़ा होकर बड़बड़ाया, पता नहीं इस लड़के का बचपन कब खत्म होगा, इतना बड़ा हो गया फिर भी बच्चों जैसी हरकत करता है। सुबह से घर को सर पर उठा रखा है। अभया मुस्कुरा दी और काजल को रखते हुए बालों को संवारते हुए बोली, जाने दीजिए ना, उन्हीं की वजह से तो घर में रौनक लगी रहती है। अभ्युदय ने कोई जवाब नहीं दिया और बस सर हिला दिया। वो भी समझता था, लेकिन वो शांति इंसान था। कभी कभी वीर के कारण वो अच्छा खासा इरिटेट हो जाता था, पर उसको ये भी पता था कि उसके कुछ भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वीर करेगा वही जो उसे पसंद होता और सही मायने में देखा जाए तो अभ्युदय भी नहीं चाहता था कि वीर का बचपन कभी ख़त्म हो। दोनों नीचे आए जब तक सभी लोग अपने कमरे से बाहर आने लगे थे और हैरानी से लिविंग एरिया को देख रहे थे। वीर और आयशा ने उसका पूरा हुलिया ही बदल कर रख दिया था। उसे काफ़ी सिंपल और सोबर तरीके से डेकोरेट किया गया था। कोई ज़्यादा तामझाम नहीं था, सब कुछ काफ़ी खूबसूरत था। अभया ने हैरानी से सामने की तरफ देखते हुए कहा, वाओ, इट्स रियली अमेजिंग। उसकी आवाज़ सुनकर वीर ने पलटकर देखा और खुशी से चिल्लाते हुए बोला, सच में तुम लोगों को ये पसंद आया? उसने एक्साइटेड होकर सबकी तरफ देखा। तब कुणाल ने आते हुए कहा, हाँ सच में सब कुछ काफ़ी खूबसूरत और सिंपल है, बिल्कुल वैसा जैसा हम लोगों को पसंद है। आयशा ने अभया का हाथ पकड़कर पूछा, तुझे सच में पसंद आया? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल।
बाकी सभी लोगों ने भी उसकी बात पर सहमति जताई। तब आखिरकार वीर ने अभ्युदय की तरफ देखा, जो चारों तरफ देख रहा था, लेकिन अभी भी उसने कुछ भी नहीं बोला था। वीर ने उसे चारों तरफ देखते हुए पूछा, तुझे पसंद आया? अभ्युदय ने उसकी ओर देखा और अपने सादा बहार एक्सप्रेशन के साथ कहा, नहीं ठीक है। वीर ने मुंह बनाते हुए कहा, बस ठीक है, इसका मतलब तुझे पसंद नहीं? अभ्युदय, नहीं मतलब मैंने ऐसा तो नहीं बोला। ठीक है से मतलब तुमने बहुत अच्छा काम किया। वीर ने पैर पटकते हुए कहा, मैं भी किस इंसान से तारीफ की उम्मीद कर रहा हूँ। छोड़ो, तुझे नहीं होगा बोरिंग आदमी। अभ्युदय ने गहरी आंखों से उसकी ओर देखते हुए कहा, रियली? एक बार जरा फिर से बोलना। वीर ने उस पर बिना ध्यान दिए कहा, बोरिंग आदमी, खड़ूस, अकड़ू, गुस्सैल। वीर ने अपनी धुन में बोलना शुरू किया तो बस बोलते ही जा रहा था। तभी अभिलाष ने आकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे पीछे खींच लिया। वीर ने खा जाने वाली नजरों से उसकी ओर देखा और उसका हाथ झटक दिया और अगले ही पल वहां पर किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज हुई। सभी लोगों का ध्यान सामने गया और अभिलाष ने वीर की तरफ देखकर बेबसी से सिर हिलाया। वही वीर हैरानी से गुस्से के मिले जुले भाव के साथ सामने देख रहा था, जहां डेनियल खड़ा डेकोरेटेड आइटम्स को नीचे गिरा रहा था। डेनियल ने अपनी गहरी नीली आंखों से 2 पल तक वीर को घूरा, फिर उसके ठीक बगल में रखे डेकोरेटिव आइटम की तरफ बढ़ने लगा। वीर ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो उसकी हरकत को समझकर उसने तुरंत अभ्युदय का हाथ पकड़ लिया। अभ्युदय ने एक नज़र अपने हाथ की ओर देखा, फिर वीर की तरफ देखा, जो लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, अरे यार, रोक ले अपनी औलाद को। अब की बार अगर इसने इस आइटम को गिरा दिया, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कुछ कर दूंगा। रोको उसको अभी, अरे रोक ना। सभी लोगों की नज़र वीर पर थी और बीच बीच में वे लोग डेनियल को भी देख रहे थे, जो काफी धीरे कदमों से वीर के बगल में रखे डेकोरेटिव आइटम की तरफ बढ़ रहा था। अभ्युदय ने आराम से कहा, क्या करेगा तू? तुझ में हिम्मत है उसे कुछ करने की? वीर ने लाचार भरी नजरों से उसकी ओर देखा और अगले ही पल मासूमियत के साथ कहा, अभ्युदय, अभी मेरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है मैं तेरे लाल को कुछ करूं? रोक दे उसे मेरे भाई, मैंने बहुत मेहनत की, फिर पेमेंट भी अभी नहीं हुई है। रोक ले, मत कर मेरी मेहनत को बर्बाद। माना तेरे पास पैसा है, पर इसका क्या मतलब कि तू उसे यूं ही बर्बाद करेगा? रोक ना उसको। अभ्युदय ने जब कुछ जवाब नहीं दिया और बस डेनियल को देखा, दोनों की नजरें मिली और अभ्युदय की आंखों का मतलब समझकर अगले ही पल रफ्तार के साथ डेनियल वीर की तरफ दौड़ा और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने उसके ऊपर छलांग लगाई और उसे सोफे पर दे गिराया और खुद उस पर पसर गया। उसने मजबूती से उसके कंधे को पकड़ लिया और उसके कंधे पर अपना चेहरा रख लिया। वीर एकदम से डर गया और उसकी धड़कन तेज हो गई। डेनियल ने अपना पूरा भार उसी पर दे रखा था, उस पर उसकी पकड़ मजबूत थी। वीर ने आंखें बंद कर ली और लंबी लंबी सांस लेने लगा। बाकी सब लोग हैरानी से कभी वीर को तो कभी डेनियल को देख रहे थे, तो कभी अभ्युदय को, जो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था और उसकी नज़र उन दोनों पर टिकी हुई थी। 2 पल बाद वीर ने खुद को नॉर्मल किया और धीरे से अपनी बात कहना जारी रखा, अभ्युदय, मैंने तुझे इसको रोकने को कहा था, मेरे ऊपर हमला करने को नहीं। हटा इसे, बहुत भारी है ये। डेनियल ने अपना चेहरा ऊपर किया और अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से उसकी ओर देखने लगा। उसका चेहरा वीर के बिल्कुल करीब था, जिससे वीर की सांस अटक गई और उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। अभ्युदय की आवाज़ लगाई, अभी। अभ्युदय उसके पास आया और उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, पर तुम गलत समझ रहे हो वीर, मैंने उसे कुछ भी नहीं बोला। और फिर उसने तुम पर हमला नहीं किया, वो तो बस तुम पर प्यार जता रहा है। अभया ने ध्यान दिया कि इस समय अभ्युदय के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और उसकी आंखें चमक रही थी, जो इस बात की गवाही दे रही थी कि वो डेनियल के साथ मिलकर वीर को परेशान कर रहा है। वो भी हैरान थी और मुस्कुरा रही थी। डेनियल ने नज़र उठाकर अभ्युदय के देखा, फिर वीर के डरे हुए चेहरे को। जब उन दोनों को उस डेनियल ने नज़र उठाकर अभ्युदय को देखा, फिर वीर के डरे हुए चेहरे को। जब उन दोनों को उसकी आवाज़ सुनाई दी, झूठ मत बोल, मैं तुझे और तेरी औलाद दोनों से
वाकिफ हूँ, हटा इसे मेरे ऊपर से। एक बार फिर दोनों की नज़र मिली और डेनियल ने कुछ पल तक वीर को देखा, फिर अपना पंजा उसके माथे पर रखा। वीर ने आंखें खोलकर डेनियल की आंखों में देखा, जो बिल्कुल शांत थी, और इसी के साथ डेनियल उससे दूर हो गया और जाकर अभ्युदय के बगल में खड़ा हो गया। अभ्युदय ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर वीर को बिठाया। तब वो अपने सीने पर हाथ रख सांस भरने लगा, मगर नज़र डेनियल पर थी। अभ्युदय ने डेनियल के सिर पर हाथ रखा और उसने सिर उठाकर उसको देखा। उसने प्यार से उसके बालों को सहला दिया और आंखों ही आंखों में कुछ बोला, जिसे समझकर उसकी आंखें चमकने लगी और वो दौड़ता हुआ ऊपर उसके कमरे की तरफ चला गया। उसे हड़बड़ी में ऊपर जाता देख अभ्युदय ने कड़े शब्दों में कहा, डैनी स्टॉप। वह रुक गया और पलटकर उसकी तरफ देखा। उसने उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे वो जिंदा चाहिए। बाकी सब आंखें बड़ी बड़ी करके उन दोनों को देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि दोनों के बीच बातें क्या हो रही है। डेनियल ने 2 पल देखा और उसके बाद ऊपर की तरफ चला गया। हालांकि अब उसकी स्पीड कम हो गई थी। वहीं अभ्युदय के होठों पर तिरछी मुस्कान थी और उसकी आंखें शैतानी से चमक रही थी। डेनियल के जाने के बाद गाड़ियों का काफिला कोर्ट के लिए रवाना हो गया। अभ्युदय ने किसी को कुछ नहीं बताया और ना ही किसी ने उसे कुछ पूछा। कुछ ही देर में उनका काफिला मैरिज रजिस्टर ऑफिस के बाहर आकर रुका। सभी लोग गाड़ी से बाहर आए। कुणाल और जैक ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी और चमक दिखाई दे रही थी। वीर लगातार उन दोनों को परेशान कर रहा था। वहीं वह उन दोनों उसकी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे थे। सभी अंदर दाखिल हुए और कहीं कुछ ही देर बाद सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर बाहर आए। बाहर आते ही वीर ने उन दोनों को गले लगाते हुए कहा, कंग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। बाकी सब ने भी आगे बढ़कर उन दोनों को कंग्रेचुलेट किया और आखिर ये दोनों अभया और अभ्युदय के सामने आए। अभ्युदय उनको गले लगाते हुए कहा, कंग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू लाइफ एंड बिगनिंग। दोनों ने मुस्कुराकर उसे स्वीकार किया और उसके बाद अभया भी हल्की मुस्कान के साथ उन्हें उनकी शादी की शुभकामनाएं दी। यहाँ का सारा काम निपटाते हुए दोपहर हो गई थी। आयशा और वीर ने लंच बाहर ही अरेंज करने की रिक्वेस्ट की। पहले तो अभ्युदय ने इस चीज़ के लिए साफ इनकार कर दिया, मगर आखिर में वीर के जिद करने पर उसने सहमति जता दी। उन लोगों ने 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैठकर लंच एंजॉय किया और उसके बाद अभ्युदय को छोड़कर बाकी सभी मेंसल के लिए रवाना हो गए। अभ्युदय की गाड़ी का काफिला उसकी बॉडीगार्ड के साथ राणा पैलेस की ओर रवाना हो गया। कुछ ही समय में अभ्युदय राणा पैलेस में लिविंग एरिया में खड़ा अपने दादाजी का इंतजार कर रहा था। 5 मिनट बाद उसे छड़ी की आवाज़ सुनाई दी और उसने अपना सर उठाकर देखा। उसके दादाजी सामने से चलते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। अभ्युदय ने आगे बढ़कर उनका आशीर्वाद लिया और एक तरफ खड़े होते हुए कहा, आपने मुझे बुलाया? उन्होंने उसको बैठने का इशारा करते हुए कहा, बिल्कुल, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और उम्मीद करते हैं हर बार की तरह इस बार भी पहले आप हमारी बात सुनेंगे, उसके बाद कोई फैसला लेंगे। उनके बात करने के अंदाज से अभ्युदय की आंखें गहरी हो गई। उसे अंदाज़ा लग चुका था कि बात जरूर गंभीर होगी। उसने उनकी आंखों में लगातार देखना शुरू कर दिया। दादाजी ने कुछ पल खामोशी से उसे देखा और फिर उसे कुछ बातें बताने लगे। उनके लहजे की गंभीरता और अभ्युदय के चेहरे पर बनते बिगड़ते भाव इस बात का सबूत थे कि मसला गंभीर है। 1 घंटे की लंबी बातचीत के बाद उन्होंने एक फाइल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, बाकी की सारी जानकारी इसमें है। अगर आपको शक है तो आप अपने स्तर पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। उसने उसे फाइल को उठाया और खड़े होते हुए कहा, अब मैं चलता हूँ। उन्होंने केवल सिर हिला दिया। अभी ने दोबारा उनके पैर छुए और उसके बाद दरवाजे से होते हुए बाहर निकल गया। रणधीर राणा अपनी गहरी आंखों से उसे जाते हुए देख रहे थे। उसके जाने के बाद वो उठ खड़े हुए और उसके बाद अपने कमरे की ओर चले गए। उनके चेहरे पर अभी भी गंभीरता कायम थी और वह कुछ गहराई से सोच रहे थे। गाड़ी में बैठने के बाद भी अभ्युदय दादाजी की कहे शब्दों के बारे में ही सोच रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था।
और आंखें गुस्से से जल रही थी। वो वहां से निकलकर अपने ऑफिस आया और सारी बातें को झटकते हुए खुद को काम में उलझा लिया। हालांकि आज उसके लिए काम करना भी मुश्किल हो रहा था। शाम के वक्त वीर की फ़ोन कॉल से वो अपने होश में वापस आया और कॉल रिसीव कर लिया, मगर कुछ बोला नहीं। उसकी खामोशी को महसूस कर वीर ने कहा, आधे घंटे में पार्टी शुरू हो जाएगी, उससे पहले तू यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। फिर उसने बिना उसका जवाब सुने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। अभ्युदय ने गहरी सांस खींची और उसके बाद उठ खड़ा हुआ। उसने सामने रखी फाइल को देखा, फिर उसे लेते हुए ऑफिस से बाहर आया। एक बार फिर उसकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। मेंशन के बाहर आते ही वो बाहर आया और अंदर दाखिल हुआ। डेकोरेशन काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। लाइट्स की वजह से उसकी सुंदरता और निखर कर सामने आ रही थी। उसने उसे फाइल को उठाया और खड़े होते हुए कहा, अब मैं चलता हूँ। उन्होंने केवल सिर हिला दिया। अभी उधर से दोबारा उनके पैर छुए और उसके बाद दरवाजे से होता हुआ बाहर निकल गया। रणधीर राणा अपनी गहरी आंखों से उसे जाते हुए देख रहे थे। उसके जाने के बाद वो उठ खड़े हुए और उसके बाद अपने कमरे की ओर चले गए। उनके चेहरे पर भी अभी भी गंभीरता कायम थी और वो कुछ गहराई से सोच रहे थे। गाड़ी में बैठने के बाद भी अभ्युदय दादाजी के कहे शब्दों के बारे में सोच रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और आंखें गुस्से से जल रही थी। वो वहां से निकलकर अपने ऑफिस आया और सारी बातों को झटकते हुए खुद को काम में उलझा लिया। शाम के वक्त वीर की फ़ोन कॉल से वो होश में आया। कॉल रिसीव कर लिया, मगर कुछ बोला नहीं। उसकी खामोशी को महसूस कर वीर ने कहा, आधे घंटे में पार्टी शुरू हो जाएगी, उससे पहले तू यहाँ पहुँच जाना चाहिए। फिर उसने बिना उसका आवाज़ सुने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। अभ्युदय ने गहरी सांस खींची और उसके बाद उठ खड़ा हुआ। उसने सामने रखी फाइल को देखा, फिर उसे लेते हुए ऑफिस से बाहर आया। एक बार फिर उसकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। मेंशन के बाहर आते ही वो बाहर आया और अंदर दाखिल हुआ। डेकोरेशन काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। लाइट्स की वजह से उसकी सुंदरता और निखर कर सामने आ रही थी। उसने चारों ओर देखा और सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा, जब वीर एकदम से सामने आया और उसे देखते हुए बोला, थैंक गॉड कि तुम जल्दी वापस आ गए। जाओ तैयार होकर आओ, उसके बाद पार्टी शुरू करते हैं। उसने कुछ कहा नहीं, बस खामोशी से ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। अंदर अंधेरा था। उसने लाइट ऑन की और फाइल को देखने लगा। फिर कुछ सोचकर दीवार पर लगी अपनी तस्वीर के पास आया और उस पर अपना हाथ रखा। अगले ही पल तस्वीर पलट गई और उसमें से एक लॉकर बाहर आया। उसने इस फाइल को उसमें रखा और दोबारा से तस्वीर पलट गई और पहले की तरह नॉर्मल हो गई। अभ्युदय अपने कपड़े लेकर चेंज करने के लिए बाथरूम की तरफ चला गया। वापस आया तब किसी की मौजूदगी को महसूस कर उसने बस इतना पूछा, काम हुआ? एक जोरदार गुर्राहट की आवाज़ हुई और अब उसके चेहरे की मुस्कान गहरा गई। उसने पलटकर देखा तो सामने डेनियल खड़ा कमरे की फैली हल्की रोशनी में खड़े अभ्युदय की तरफ देख रहा था। अंधेरे में उसकी नीली आंखें किसी हीरे की तरह चमक रही थी। अभ्युदय ने हाथ आगे बढ़ाया और अगले ही पल वो दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसने उसकी कमर के पास अपने दोनों पंजों को रखा और अपना सर उसकी अपर बॉडी से लगा दिया। अभ्युदय ने उसके सफ़ेद बालों पर उंगलियां फिराने लगा। कुछ पल खामोशी से बीते और उसने अपना सिर ऊपर उठाया। दोनों की आंखें गहरी और किसी शैतानियत की तरह चमक रही थी। कुछ ऐसा था उन दोनों की आंखों में जो केवल वे दोनों ही समझ पा रहे थे। आंखों ही आंखों में न जाने क्या कहा गया और उसी के साथ एक बार फिर एक जोरदार गुर्राहट की आवाज़ पूरे मेंशन में गूंज गई। वीर नीचे जूस पी रहा था। उसके हाथ से जूस का गिलास नीचे गिर गया। अभिलाष के हाथ से फाइल जमीन पर बिखर गई। जैक और कुणाल ने मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। ऐसा आहिर की गले लगी उसके सीने में सर छुपाए खड़ी थी। माहिर की नज़र ऊपर अभ्युदय के कमरे के दरवाजे पर थी। यारा टैबलेट को कसकर थामे लंबी लंबी सांसें भर रही थी और अभ्या खामोशी से दरवाजे को निहार रही थी। वीर ने नीचे बिखरे जूस को देखा
फिर चिल्लाते हुए कहा, हे भगवान, आखिर इस डैनी को मुझे क्या प्रॉब्लम है? जरा सा भी चैन नहीं आता। जब भी शांति से बैठूं, इसको रास नहीं आता। उसकी आवाज़ डेनियल के कान में पड़ी और वो पलट कर दरवाजे की ओर देखने लगा। अभ्युदय ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, इग्नोर हिम, तुम जाओ, मैं यहाँ का मामला ख़त्म होते ही पहुँचता हूँ। उसने नज़र उठाकर उसकी ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे बालकनी की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में वो वहाँ से गायब हो चुका था। अभ्युदय कुछ पल खड़ा सोच रहा था, फिर वो भी नीचे सभी के बीच चला गया।